रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वंश, रंजीत, नैना, उत्तम, अर्चना, अभी, मनीष, ईशा चौधरी, स्वाति, दिव्यांशी, सिया, अंशुल, रंजीत, शाक्या, नेहा, वंश, उत्तम, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, आपका रिवीजन भी बेहतरीन चल रहा होगा। अब आप मुझे जल्दी से ये बताएंगे कि क्या आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है और मैं आपको अच्छे से दिख रही हूँ। अगर सब कुछ ओके है तो उसके बाद फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था वही लगा हुआ था। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, ऑल ओके है, तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बार आप जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे। मैम आप कैसी हैं? बेटा मैं भी ठीक हूँ। आप लोग अच्छे हैं तो मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आप लोग जल्दी से एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे ताकि और बच्चे हमारे साथ आकर जुड़ सके। और फिर जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, पहले तो भाई मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था कि फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का डैश रूप है। तो भाई ये कौन सी चित्रकारी का रूप है बताइए, मतलब किससे जुड़ा हुआ है ये? क्या ये ट्राइब से जुड़ा हुआ है या फिर आपका कामुक या फिर धार्मिक या फिर संगीतात्मक? तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर किया है कि मैम ये रिलीजियस यानी कि धर्म से जुड़ा हुआ है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना बेटा वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर किया है। अगला क्वेश्चन देखिए अब, इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल है? इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है बेटा? आप मुझे बताएंगे यहाँ पर जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। और बेटा जी आपको मैं बता दूं कि इसका जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है अगस्त और सितंबर के बीच में, अगस्त से लेके सितंबर के बीच में। और नौका दौड़ आपने बता दिया होगा कि बोट रेस जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, नौका दौड़। और ये कब होता है? अगस्त सितंबर के बीच इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और प्यारे बच्चे ये आपका किसके अवसर पर होता है? लिखिएगा ओणम के अवसर पर। ओणम के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओणम केरल का ही एक काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। तो आप कहेंगे ओणम के अवसर पर किया जाता है, किस स्थान पर? तो बेटा अराणमुला नामक स्थान पर, अराणमुला नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आपके ओणम का तो वो सॉरी आपकी नौका दौड़ का ओणम के अवसर पर किया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं लुई नगाई नी किसका फेस्टिवल है? लुई नगाई नी कहाँ का फेस्टिवल है? जल्दी से बताइए। उसके बाद सकरात उत्सव कहाँ का है? सकरात उत्सव कहाँ का फेस्टिवल है? ठीक है, और आंसर आना शुरू हो गया होगा। बेटा सिक्किम का नहीं है ये, बेटा जी मणिपुर का है। और जो मैंने लिखा है सकरात उत्सव ये उड़ीसा का है, ओडिशा। बताइए बस्तर दशहरा कहाँ का उत्सव है? बस्तर दशहरा बेटा जी कहाँ का उत्सव है? बस्तर दशहरा ये भी बताइए। ठीक है, बस्तर दशहरा कहाँ का है? उसके बाद में अटला ताड़ी कहाँ का है? अटला ताड़ी ये कहाँ का है? बस्तर दशहरा जिस बच्चे ने बोला है ना कि मैम छत्तीसगढ़ का है, उसने बिल्कुल सही बोला है। और अतला ताड़ी कहाँ का है बताइए जल्दी से। अतला ताड़ी कहाँ का उत्सव है? छत्तीसगढ़, ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। अतला ताड़ी बताइए, जैसे ही आप आंसर कर देंगे मैं फिर पावलकुट या पालकुट कहाँ का है? इसे पावल या पालकुट कहते हैं। ये कहाँ का फेस्टिवल है? पावलकुट या पालकुट? जल्दी से ये भी बताइए। और देहिंग पटकाई कहाँ का है? देहिंग पटकाई कहाँ का है? देहिंग पटकाई, चलो आपने आंसर दिया है कि अटला ताड़ी तमिलनाडु का नहीं बेटा, अतला ताड़ी आंध्र प्रदेश का है। और पावलकुट या पालकुट कहाँ का है? मिजोरम का है मैम, बिल्कुल सही है, मिजोरम का है। और देहिंग पटकाई कहाँ का है बेटा? तो ये आपका असम का है। देहिंग पटकाई कहाँ का है? तो ये बेटा जी आपका असम का है। तो
तो आंध्र प्रदेश आपका अटलाताड़ी, पावलकुट या पालकुट मिजोरम और देहिंग पटकाई बेटा जी असम। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? जल्दी से मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। फिर मुझे बताएंगे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। फिर मुझे आप बताएंगे कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा कि मैम अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर पूछा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बेटा जी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोड्डा बेट्टा, ठीक है, जो नीलगिरी हिल्स में आपको देखने के लिए मिलती है। और बेटा जी अगर मैं बात करती हूँ पूर्वी घाट की तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिंदगढ़ा। और पश्चिमी घाट की बात करती हूं तो बेटा जी अनाई मुड़ी इसकी है। और कलसूबाई कहाँ की है? तो बेटा जी ये महाराष्ट्र की है। ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। तो पूर्वी घाट की कौन सी है, पश्चिमी घाट की कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा जी आपका जो है नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है? तो वो पड़ती है आपकी दोदा बेट्टा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा अगर मैं आपको बात करती हूँ तो ये पश्चिमी घाट जो है इसको सिहाद्री कहते हैं, इसे सिहाद्री कहा जाता है। और ये आपका जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी फेमस है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है। अच्छा बताना गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी बता दो। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी किसकी है? गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अरावली रेंज की है मैम, अरावली। तो इसका मतलब क्या है कि हमें हाईएस्ट पीक भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण डैश पेड़ हैं। साल और आपका सागौन सबसे महत्वपूर्ण डैश पेड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कौन से हैं? तो आप कह रहे हो शंकुधारी और कुछ बच्चे कह रहे हैं पर्णपाती। बेटा ये आपके पर्णपाती हैं। और पर्णपाती का मतलब क्या होता है कि पेड़ क्या करते हैं, एक समय ऐसा आता है जब वो अपने वृक्षों से जो वृक्ष होते हैं वो अपने आप से पत्तियां नीचे गिरा देते हैं। तो साल और सागौन जो हैं वो आपके पर्णपाती वन होते हैं। और ये कब गिराते हैं पत्तियां? तो बेटा जी हर पतझड़ के मौसम में, कहते हैं ना हर पतझड़ के मौसम में ये क्या गिराते हैं? अपनी पत्तियां गिराते हैं, ठीक है। हर वर्ष पतझड़ के मौसम में क्या करते हैं ये मैम? हर वर्ष, ठीक है, हर वर्ष लिखना रह गया, हर वर्ष पतझड़ के मौसम में पत्तियां गिराते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, पत्तियां गिराते हैं। तो ये आपके पर्णपाती वन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बताइए जल्दी से बेटा। एनटीपीसी का अभी मैंने यहां पर स्टार्ट किया है आपका प्रैक्टिस सेट और ये 10 दिन चलेगा, ठीक है। इसमें मैं जितना कवर करवा सकती हूँ उतना मैं आपको करवा रही हूँ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो बिल्कुल सही है कि आनंद मठ से लिया गया है। अब मुझे ये बताइए कि वंदे मातरम आपका पहली बार कब गाया गया? पहली बार कब गाया, एक तो ये बताइएगा। दूसरा बताइएगा कि इसका आपको इसे राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया? राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया? अब भाई 2 क्वेश्चन के आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया कि इसके लेखक थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और बेटा इसको अगर हम आपसे बोले तो किससे प्रेरित है ये? तो आनंद मठ से। तो बिल्कुल सही है मैम, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। बेटा इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे ये भी बता दो। इस अधिवेशन के आपको बताने हैं कि अध्यक्ष कौन थे, आप ये भी मुझे जल्दी से बता दो। और साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इसे राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब आप मुझे बता दो कलकत्ता अधिवेशन जिसमें ये गाया गया था कौन थे? रहीमतुल्ला
सयानी जी थे। वेरी गुड। अगर मैं आपसे बेटा यहाँ पर आगे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे ये बताओ जनगण मन, ये इसको किसने लिखा है? जनगण मन को किसने लिखा है? इसे पहली बार कब गाया गया? पहली बार कब गाया गया, ये भी बताना। और बेटा ये भी बताना कि इसे कब स्वीकार किया गया। ठीक है, जनगण मन को आपका स्वीकार कब किया गया। और आपको बताना है कि इसकी समयावधि कितनी होती है। गायन समयावधि पूछ रही हूं मैं, यानी जो आपका ड्यूरेशन होता है इसको गाने का। तो आप सबने बता दिया कि मैम इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि हमारे कौन थे? गुरुदेव जी के नाम से जाने जाते हैं। इसे पहली बार गाया गया था 1911 कलकत्ता अधिवेशन, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर जी। और इसे भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, और इसकी समयावधि होती है बेटा जी 52 सेकेंड, यानी 52 सेकेंड। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से बार बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए बेसिक चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना। कई बार हम क्या करते हैं कि बेसिक तो पूछेगा ही नहीं, और बेसिक ही सबसे ज़्यादा गलत होता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पे लिखा है, वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजन हुआ था। तो बेटा जी कहाँ पर हुआ था? अब बहुत बढ़िया कि मैम फैजपुर में हुआ था। तो बेटा जी इस फैजपुर वाले के अध्यक्ष भी बता दो जरा, अध्यक्ष कौन थे इस फैजपुर वाले के, ये भी आप ही को बताना है कि इसके चेयरमैन कौन थे, किसने इसकी अध्यक्षता की थी। और पहला अधिवेशन था ये जो गांव में हुआ था बच्चे, उससे पहले जितने अधिवेशन हुए थे वो सारे शहर में हुए थे। और बिल्कुल सही बोला आपने कि मैम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपके 1829 के लाहौर अधिवेशन में भी अध्यक्ष थे। मुझे बताओ लाहौर अधिवेशन क्यों फेमस है? मुझे बताओ लाहौर अधिवेशन की प्रसिद्धि का कारण क्या है? आपको मुझे बताना है क्वेश्चन का आंसर। मुझे बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? एक तो ये बताना, फिर मुझे बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, फिर बताना कांग्रेस शब्द किसके सुझाव पर जोड़ा गया था। कांग्रेस शब्द किसके सुझाव पर जोड़ा गया था? किसके सुझाव पर? ठीक है, किसके सुझाव पर जोड़ा गया था। और आपने मुझे बता दिया होगा कि लाहौर अधिवेशन मैम इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यानी कि पूरी तरीके से स्वतंत्र भारत की मांग की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया। बेटा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में हुई थी, और इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया गया था 1885 में। किसके सुझाव पर? तो मैम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर बनाया गया था। और इसके जो संस्थापक थे उसका नाम था A.O. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज रिटायर्ड आपका कौन था? आईसीएस अधिकारी। A.O. ह्यूम कौन था? आईसीएस अधिकारी था बेटा, मतलब एक सिविल सर्वेंट था। तो A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना कर दी थी। अब इसी बात पे मुझे बताना कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। प्रथम अधिवेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रही हूं, मुझे बताइएगा कि इस समय पर अध्यक्ष कौन था, इस समय पर महासचिव कौन था, इस समय पर कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। साथ साथ बताइएगा कि ये प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ, और ये बताना पहले कहाँ होने वाला था, पहले कहाँ होने वाला था, कहाँ होने वाला था। ठीक है, मुझे बताइएगा कि आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे ये बताइएगा। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, और मुझे ये भी बताना प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, और मुझे ये भी बताना कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। मुझे ये भी बताना कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी,
प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? मुझे ये भी बताना कि गांधी जी किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? गांधी जी किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? किस अधिवेशन में आपके अध्यक्ष थे? ये सारे प्रश्न आपको, मैं चाहूं तो बेटा आपके सारे अधिवेशन, लेकिन वही है ना कि हमें क्या है, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो आपको अधिवेशन देख लेने हैं, अधिवेशन से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। महासचिव यहाँ पे था AO ह्यूम, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का। प्रतिनिधि थे इसमें 72। कहाँ हुआ था? तो आप कहोगे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहाँ पर पड़ता है ये? तो आप कहोगे कि मैम ये पड़ता है बम्बई में। ठीक है, उस टाइम पे मुंबई को क्या कहते थे? तो बेटा जी बम्बई कहते थे। आज आप इसको मुंबई कहते हो। पहले कहाँ होने वाला था? पहले ये पुणे में होने वाला था, लेकिन क्या हो गया था, यहाँ पर प्लेग फैल गया था। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी बेटा जी यहाँ पे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले पारसी थे दादा भाई नौरोजी, और पहले ईसाई थे WC बनर्जी, ये फर्स्ट क्रिश्चियन थे। और बेटा जी फर्स्ट फीमेल थी एनी बेसेंट 1917 में। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार किया था। अंग्रेज था पहला जॉर्ज यूल, क्या नाम था इसका? जॉर्ज यूल। और आपकी प्रथम भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जी। और बेटा जी अगर हम बात करते हैं, गांधी जी ने किया था बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में कर्नाटक में। केवल एक बार INC के अध्यक्ष बने थे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि आपके सुभाष चंद्र बोस किस किस अधिवेशन में बने थे। ठीक है मैम, इतना सारा याद करेंगे दिमाग हैंग हो जाएगा, तो ये अभी थोड़ी याद करना था, ये इतने टाइम से जब पेपर नहीं था तब याद करना था। ठीक है, ये अभी थोड़ी याद करना था, ये तो बहुत दिन पहले याद करना था। ये तो एक आइडिया दे रही हूं मैं आपको, और सारे अधिवेशन पढ़ के जाना, INC के क्वेश्चन बनते हैं यहां से। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का पैचअप किस अधिवेशन में हुआ था? ठीक है, आपके सुभाष चंद्र बोस जी के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आपके भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद कौन थे? सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इतना आसान नहीं है बेटा पेपर निकालना, पढ़ना तो पड़ेगा। और ये अभी थोड़ी पढ़ना है कि 10 दिन में हम पढ़ के कलेक्टर बन जाएंगे, ये तब पढ़ना था जब आपके पास टाइम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा कहां फहराया था? तो बच्चा कह रहा है कि मैम अब पहले हम कह सकते थे कि बंबई, लेकिन अब ये क्या बन गया है? मुंबई। और कहां पर? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने फहराया था और आंदोलन का आह्वान किया था। बेटा जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है अगस्त क्रांति। क्यों? क्योंकि ये आपका शुरू हुआ था, कहा जाता है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, यहाँ पे प्रस्ताव पारित हो गया था और 9 अगस्त की सुबह से शुरू करने वाले थे। अब यहाँ पे क्या चलाया गया? ऑपरेशन जीरो चलाया गया। और ऑपरेशन जीरो चलाकर बेटा पता है क्या किया गया? सभी प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार किया गया। सभी प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार, यहाँ अरेस्ट कर लिया गया जितने भी फेमस लीडर्स थे। तो ये आपका एक ऐसा आंदोलन था जिसका किसी ने नेतृत्व नहीं किया था, बल्कि ये खुद से चलने वाला आंदोलन था। गिरफ्तार कर लिया गया। और आपको मैं ये भी बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि डू एंड डाई, भैया अब या तो करो या फिर मरो, करो या मरो का स्लोगन यूज किया था गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान।
और बेटा जी इस आंदोलन में जो ऑपरेशन जीरो चलाया गया था, ये अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस आंदोलन को रोकने के लिए चलाया गया, लेकिन यह आंदोलन रुका नहीं था। और जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय पर भारत का वायसराय कौन था? तो वो था बेटा जी लिन लिथगो, इस समय पर भारत का वायसराय था। ठीक है, और आपको कौन कौन से पढ़ने हैं गांधी जी के? बेटा असहयोग आंदोलन पढ़ लेना, जो मैं आपको बता रही हूं वो पढ़ लेना। असहयोग आंदोलन पढ़ना, चंपारण पढ़ना, खेड़ा पढ़ना, ठीक है, अहमदाबाद पढ़ना, और उसके अलावा बारदोली सत्याग्रह जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था उसको पढ़ना। गांधी जी के इंपॉर्टेंट सारे आंदोलन आपको पता होने चाहिए, डेट पता होनी चाहिए, ये सब आपको ध्यान रखना है। आपको पता है कि 10 दिन में पूरा सिलेबस नहीं कराया जा सकता, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा विषय है जिससे हम ये नहीं कहते कि भैया पर्यावरण को खतरा हो सकता है? बताइए कौन सा है? क्या नहीं पढ़ना है मैम? बेटा जो बता रही हूं बस उतना पढ़ लो, क्या नहीं पढ़ना है, अब ये समय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है कि मैम डी होगा, यानी रेजिंग ओजोन लेयर। मतलब ओजोन लेयर अगर हमारी बढ़ रही है तो उससे कोई मतलब खतरा नहीं है, वो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ओजोन लेयर बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ओजोन लेयर घट रही है, ये पतली हो रही है, तो खतरा की निशानी है, क्योंकि ओजोन लेयर जो आपकी समताप मंडल में होती है, समताप मंडल में होती है, और ये हमारी अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं जिनको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उनसे ये हमारी रक्षा करती हैं। तो इनका बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ये क्या हो रही है? ये तो घट रही है प्यारे बच्चे। और मुझे ये बताओ कि ओजोन लेयर को किस इकाई में मापते हैं? ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ओजोन डे जो आपका है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। मुझे ये बताओ कि ओजोन लेयर को किससे मापा जाता है? डॉप्सन, 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 वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे बात करूं प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल में वृद्धि, बेटा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सीएफसी का प्रयोग आप बढ़ा रहे हो, सीएफसी यूज होती है आपकी, जैसे एसी, आज घर घर में एसी है, तो क्या करें हम मैम? एसी तो लगाना पड़ेगा ना, इतनी गर्मी हो गई है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उसकी वजह से भी पॉल्यूशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जिस तरीके से हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, उसी तरीके से हमारी ओजोन लेयर धीरे 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 पतली होती जा रही है, जो कि एक हम कह सकते हैं खतरनाक सिंबल है, एक हम कह सकते हैं खतरे की निशानी के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। आगे आइए, अगला यहां पे लिखा है भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल थे। बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। और हम क्या सोचते हैं, अरे रेलवे का ही तो पेपर है, जीएस हम पढ़ लेंगे और हम एकदम ऐसी पढ़ लेंगे, हमारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये मैम गुप्त काल के समय किए गए प्रशासनिक विभाजन हैं, जिसमें भुक्ति की बात करते हैं तो इसका मतलब प्रांत होता है। प्रांत जैसे कि आज के समय पे राज्य होते हैं प्यारे बच्चे। और अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं कि भोग किसको कहते हैं, अगला दे रखा है यहाँ पे भोग, तो भोग खाने वाला भोग नहीं है ये। ठीक है, तो आप कहोगे कि भुक्ति का मतलब प्रांत होता है, विषय का मतलब किससे होता है? जिला से होता है, और यहाँ पे आपका विधि का मतलब किससे होता है? तहसील से, फिर आपका सबसे नीचे ग्राम। तो ये गुप्त काल के समय। अब इसी बात पे मुझे ये बताओ, इसी बात पे मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दो कि आप मुझे बताएंगे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, फिर आप मुझे बताएंगे कि वास्तविक संस्थापक कौन था। ठीक है, आप मुझे बताएंगे सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक, सोने के सिक्के चलाने वाला गुप्त शासक कौन था। ठीक है, और प्यारे बच्चे चांदी के सिक्के चलाने वाला गुप्त शासक कौन था। उसके बाद समुद्रगुप्त किस गुप्त शासक को कहते हैं, समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है और किसने कहा है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये किसने की थी, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया था, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार ये किसने करवाया था, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार ये बेटा किसने करवाया था। उसके बाद अगर मैं बात करती हूं
तो आपको बताना है कि हाँ, कविराज किसको कहा जाता था, कविराज किसको कहा गया है, राजा रानी का सिक्का किसने चलाया था, राजा रानी का सिक्का किसने चलाया था। तो आप इस तरह से देखेंगे कि गुप्त के बारे में आपको सब पढ़ना है। जैसे बेटा अगर मैं आपसे बात करूं तो संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को, और चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ का नाम बहुत पूछा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ का नाम था कुमार देवी, लिच्छवी वंश से थी। इसका आंसर भी चंद्रगुप्त प्रथम, और बेटा इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, समुद्रगुप्त किसे कहा, सॉरी नेपोलियन कहा जाता है इसको, नेपोलियन कहा जाता है इसको, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को किसने कहा, विंसेंट स्मिथ ने, क्योंकि इसने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। तो समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, नेपोलियन। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित किया था इसको, कुमारगुप्त प्रथम। पुनरुद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, स्कंदगुप्त ने। और आपका बताओ जल्दी से, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, कविराज किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे समुद्रगुप्त को, क्योंकि वो अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिख रहा है। राजा रानी का सिक्का किसने चलवाया था, तो बेटा जी चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने विवाह के दिन राजा रानी का सिक्का चलवाया था। मुझे बताओ कि किसने यहां पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, बताओ। सुदर्शन झील, मुझे ये तो मत बताओ कि कहां पर है, वो तो मुझे पता है गुजरात में है, गिरनार पर्वत में, लेकिन मैं पूछ रही हूं निर्माण किसने करवाया था। किसी ने अभी तक मुझे सही उत्तर नहीं दिया है, गलत। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख जारी किया है जिसमें सुदर्शन झील के बारे में जिक्र है, और रुद्रदामन ने तो पुनरुद्धार मतलब रिनोवेशन करवाया है। स्कंदगुप्त ने रिनोवेशन कराया था, जो रिनोवेशन मैंने लिखा है पुनः पुनरुद्धार करवाया था, इसने पुनरुद्धार करवाया था रुद्रदामन ने। किसी ने सही आंसर नहीं दिया है मैम, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएं अगले क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है नर्मदा नदी पर कौन सा है, तो आप कहोगे मैम सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है, और ये कहां पर है, तो आप कहोगे गुजरात के नवगांव के पास में है, गुजरात के नवगांव के पास, नवगांव के पास कौन सी है, तो सरदार सरोवर परियोजना। और बेटा जी ये क्या करती है, सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों को पानी और बिजली की आपूर्ति करती है, पानी और बिजली की आपूर्ति, पानी और बिजली की आपूर्ति। और बेटा जी वो 4 राज्य आपके कौन कौन से हैं, तो मैम एक गुजरात है, एक बेटा मध्य प्रदेश है, एक आपका महाराष्ट्र है, और एक राजस्थान है, एक महाराष्ट्र है और एक बेटा जी राजस्थान है। फरक्का परियोजना कहां पर है, जल्दी से बताओ, फरक्का परियोजना कहां पर है आपकी, जल्दी से मुझे बताओ, फरक्का परियोजना कहां पर है। ठीक है, जो आपकी कोरबा परियोजना है वो छत्तीसगढ़ में हसदेव नदी पर है, ये आपकी छत्तीसगढ़ में है, और ये हसदेव नदी पर है, छत्तीसगढ़ हसदेव नदी। और आपको ये तो पता ही है ना कि फरक्का परियोजना कहां पर है, तो वेस्ट बंगाल में है। कहां पर है ये, पश्चिम बंगाल में है। इतनी बात तो आपको पता ही थी। ठीक है, डी वाला मैंने इसलिए बताया कि शायद कुछ बच्चों को ना पता हो। उसके बाद में बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस नदी पर है फरक्का, तो ये गंगा नदी पर है। और अगर मैं बात करती हूँ मेट्टूर परियोजना की, जो मेट्टूर है, ये मेदूर नहीं है, मेट्टूर परियोजना ये कहाँ पर है, तो आप कहोगे तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है मैम, तमिलनाडु में है ये बेटा। और ये किस नदी पर है, तो आप कहोगे कावेरी। अब मैं कुछ और परियोजनाएं आपको बता देती हूँ
ठीक है, कुछ और परियोजनाएं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं भाखड़ा नांगल कहाँ है, तो आप मुझे बता सकते हो कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है, मतलब किस किस राज्य में फायदा देती है ये। फिर दामोदर घाटी परियोजना ये कहाँ पर है और किस किस राज्य में ये है, ठीक है, मतलब किस नदी पर और किस राज्य में। हीराकुंड बांध ये भी आप बता देना। उसके बाद में बेटा नागार्जुन कृष्णा सागर परियोजना, कृष्णा सागर परियोजना, आप परियोजना खुद से लगा लेना। और फिर है आपकी गंगा सागर, गंगा सागर परियोजना, बेटा ये आपकी चंबल नदी पर है और ये आपकी मध्य प्रदेश में है। नागार्जुन कृष्णा सागर परियोजना ये आपको पता है कि कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बेटा जी तेलंगाना राज्यों में आपको ये देखने के लिए मिलेगी। हीराकुंड डैम मैम महानदी ओडिशा, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना जब इसके बारे में बात करते हैं तो दामोदर नदी वेस्ट बंगाल और झारखंड, दामोदर नदी वेस्ट बंगाल और बेटा जी झारखंड और झारखंड, ठीक है। उसके बाद में आपका भांगड़ा नांगल सतलुज नदी पे, सतलुज नदी है, लिखिएगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और बेटा जी राजस्थान और राजस्थान। अगला क्वेश्चन लगाती हूं आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बहुत बढ़िया मैम, राष्ट्रपति जी होते हैं। और राष्ट्रपति जी की जब हम बात करते हैं तो ये बात कहाँ कही गई है? आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां यानी ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां, सभी लिखना भूल गई मैं, यहां लिख दीजिएगा सभी कार्यपालिका शक्तियां, ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स, इनकी हम बात करते हैं तो ये किसमें निहित हैं? ये निहित होती हैं वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, आपकी निहित होती हैं बेटा जी राष्ट्रपति में, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये इसमें कहा गया है। और अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कौन होता है? संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, ये संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, रियल हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, वास्तविक प्रधान होता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की, तो बेटा जी लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसे चुना जाता है, मतलब चूज किया जाता है बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों, बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से चूज किया जाता है। और वर्तमान में आपके लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। और आपके पहले लोकसभा अध्यक्ष कई बार पूछे गए हैं, जीवी मावलंकर जी थे। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष आपकी कौन थी? तो वो थी बेटा मीरा कुमार। कौन थी बेटा जी? मीरा कुमार थी। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में कौन होते हैं? एक राष्ट्रपति। और ये कौन होते हैं? भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी प्यारे बच्चे यही होते हैं, ठीक है। और आपके जितने भी कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से करे जाते हैं, ये आर्टिकल 77 में कहा गया है। आर्टिकल 77 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति संबंधित
जितने भी कार्य होते हैं उन पे नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का। लेकिन काम किसकी सलाह से करते हैं ये? तो मैम काम करते हैं ये मंत्री परिषद की सलाह से। और एक बच्चा पूछ रहा है, कह रहा है तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। जी हाँ, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। इनका अगर आर्टिकल 54 में इनका निर्वाचक मंडल है, आर्टिकल 55 में इनके निर्वाचन की पद्धति है, आर्टिकल 56 में इनका कार्यकाल है, आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति है, आर्टिकल 58 की जब हम बात करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, और आर्टिकल 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति आपका संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। आर्टिकल 60 में इनकी शपथ है, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट यानी महाभियोग है। पूरा पढ़ लेना बेटा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन वाले लोग हैं ना, ये आप ध्यान से सुन लें कि पूरा पढ़ना है। आर्टिकल 72 पढ़ना है, 61 पढ़ना है, 60 पढ़ना है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, आगे आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट करने वालों को ज्यादा बता दूं मैं, जिनका नेक्स्ट होता रहता है। अगला देखिएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल एक कंपनी है, महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, मिनीरत्न कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, तो सारे बच्चों ने कहा महारत्न कंपनियां हैं। अब महारत्न कंपनियों की बेटा मैंने आपको लिस्टिंग दे दी है, जरा वो लिस्टिंग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया आपका कोई भरोसा नहीं, आप क्लास के बाद देखते भी हो या नहीं। तो आपका देखो ये क्या लिखा हुआ है, भारत में 11 महारत्न कंपनियों के नाम हैं। भेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, जिसे आप कहते हो बीपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसे आप गेल कहते हो, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो, सेल कहते हो, ठीक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये आपकी 11 महारत्न कंपनियां हैं। मैंने 11 की लिस्टिंग आपको दी है उत्तम, मैंने ये नहीं बोला है कि वर्तमान में 11 ही हैं। वर्तमान में अगर आप मुझसे पूछोगे तो 14 महारत्न कंपनियां हैं, 14 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, 14 हैं। मैंने ये नहीं बोला है वर्तमान में 11 महारत्न कंपनियां हैं, मैंने ये बोला है कि आपकी 11 कंपनियों की लिस्ट मैंने आपको दी है, 14 महारत्न कंपनियां आपकी वर्तमान के समय पर हैं। ठीक है, अभी बेटा टीचर को बोलने का मौका दिया करो, अभी मैंने बोला ही नहीं और आपने अपने आप से बना लिया कि मैं क्या बोलने वाली हूं। वर्तमान में संख्या 14 है। बात खत्म करने का मौका दोगे तभी तो बात खत्म करूंगी। आगे आइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? भाई हार्डवेयर क्या होता है मैम? हार्डवेयर ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं। जैसे हार्डवेयर की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है माउस, इसका एग्जाम्पल हो सकता है सीपीयू, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कीबोर्ड। ये सब क्या होते हैं? हार्डवेयर्स होते हैं। तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो बच्चा कह रहा है मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हार्डवेयर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बाकी आपके जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो क्या हैं? वो हार्डवेयर हैं। जैसे मदरबोर्ड हो गया, अच्छा ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑप्शन हो गया। अच्छा ये क्या है फिर? तो बेटा ये एक सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? जो कंप्यूटर को निर्देश देता है, जो कंप्यूटर को निर्देश देता है, जो कंप्यूटर को निर्देश मतलब डायरेक्शंस देता है, ये आपका निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं? तो मैम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इसके द्वारा आउटपुट मिलते हैं, इसके द्वारा आउटपुट मिलते हैं। और सॉफ्टवेयर्स को हम छू नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। आपकी डिमांड थी लास्ट क्लास में कि मैम
1857 का विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया था। तो बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। बेटा कंप्यूटर के लिए शिवम सर पढ़ाएंगे, उन्होंने आपको पढ़ाया होगा ना बैच में। 1 मिनट में चेक कर लेती हूं, वेट वेट वेट। चलो बताओ इसका आंसर, आंसर बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चा कह रहा है डी होगा। मैम इस क्वेश्चन का यहां से कोई बफरिंग नहीं है, तुम्हारी तरफ से हो रही होगी, अपनी तरफ से चेक करो। तो यहां पे आपका आंसर है कि मैम वर्मा। वर्मा में कहां गए थे ये? म्यांमार में गए थे बेटा। और म्यांमार में मुझे बताओ कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी। और बेटा ये जो आपके यहाँ पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हैं, ये आपके 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि दिल्ली में वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहा था, क्योंकि ये तो एक बूढ़े व्यक्ति थे, तो वास्तविक रूप से यहाँ पे बैठे थे बख्त खां। ठीक है, बख्त खां को जिम्मेदारी सौंप दी थी बहादुर शाह जफर ने, क्योंकि ये तो आपके कह सकते हो कि बूढ़े व्यक्ति थे। और बिल्कुल सही है, म्यांमार में इनकी मृत्यु 1862 में हो गई थी। ठीक है, म्यांमार में कौन सी जगह? वर्मा का पुराना, सॉरी म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा, और यहाँ पे भेजा गया था रंगून। ठीक है, रंगून में भेजा गया था। और बेटा आपको ये भी बता दूं कि आपका जो 1857 का विद्रोह था, इसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, इस विद्रोह के कारण क्या थे। ठीक है, इस विद्रोह में मंगल पांडे जी के बारे में आपको पढ़ना है। और बेटा जी इस विद्रोह में आपको पढ़ना है कि स्थान कौन कौन से थे, जैसे लखनऊ से किसने नेतृत्व किया, कानपुर से किसने किया, उसके अलावा आपका इलाहाबाद से किसने किया, ठीक है, पटना से किसने किया, और आपका बिहार से किसने किया। ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे बेटा। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइम की कमी है। थैंक यू लेडी सिंघम ब्लॉग्स। ठीक है, मेरे पिया गए रंगून याद आ रहा है तुम्हें, बहुत बढ़िया है ना, कि मैम आप ये वाला गाना गाती हो जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आता है। जी हाँ, वो आपको याद कराने के लिए है कि मेरे पिया गए रंगून। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कौन सा है? अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यूपी होगा। नहीं बेटा, हर बात में यूपी नहीं होता है, बिहार है, जहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। कितनी है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर यही क्वेश्चन दिल्ली के यूटीज में पूछा जाए तो यूटीज में बेटा दिल्ली है, कितना है? 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपका यूटीज में सबसे ज्यादा दिल्ली में है। अब बात करते हैं, सबसे ज्यादा आपने बता दिया, तो मैम सबसे कम की बात करते हैं। तो सबसे कम में सबसे कम अगर मैं राज्य की बात करूं तो बताओ जल्दी से। और मैं यूटी की बात कर देती हूँ, चलो यूटी मैं बता देती हूँ कि यूटी में कौन सा है। यूटी में है अंडमान एंड निकोबार। कितना है? 46 प्रति वर्ग किलोमीटर, 46 प्रति वर्ग किलोमीटर आपका है। और राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर कितना है मैम? यहाँ पे 17 है, अरुणाचल प्रदेश। चलो अब मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेती हूँ। जैसे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं कि जनगणना किस सूची का विषय है, जनगणना किस सूची का विषय है, मैं आपसे पूछ लूं कि प्रथम जनगणना कब और किसके समय, कब भी बताना है और किसके समय। फिर आपको बताना है नियमित जनगणना, नियमित यानी कि जो रेगुलर एवरी 10 ईयर्स पर जो होती है, वो कब से शुरू हुई और किसके समय। और आपको बताना है कि जनगणना में आपकी 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी,
कौन से नंबर की, और मुझे ये भी बताना कि आपके 2011 वाली के जनगणना आयुक्त कौन थे। ये आप आंसर मुझे लगता है सारे बच्चे बता सकते हो। तो आपने मुझे बताना भी शुरू कर दिया और आंसर भी कर दिए। तो बेटा जी जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का। प्रथम जनगणना 1872 में और मेयो के समय पे हुई थी। नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय शुरू हुई थी। कौन से नंबर की थी? 15वीं जनगणना थी 2011 वाली। जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। कौन थे बेटा जी? सी चंद्रमौली हमारे जनगणना आयुक्त थे। और आप मुझे बताओ कि इसका स्लोगन क्या था? आपकी 2011 की जनगणना में स्लोगन, मतलब जिसको आप टैगलाइन कहते हो, वो क्या था? बताइए जल्दी से। हाँ, नियमित जनगणना बिल्कुल शुरू हुई थी 1881 में। तो मुझे ये बताओ क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। याद रखना ये भी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? अमीर खुसरो बेटा। कहा जाता है कि 8 सुल्तानों का समय देखा था इन्होंने। 8 सुल्तानों का समय देखा था अमीर खुसरो ने। इसे कहा जाता है खड़ी बोली का जनक। खड़ी बोली का जनक। और ये कौन था? तोता ए हिंद, भारत का तोता इसे कहा जाता है। तोता ए हिंद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में। ठीक है, पटियाली एटा में इनका जन्म हुआ था। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखा है। पद्मावत का संबंध किससे है? रानी पद्मावती से है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ये कहाँ पर आपका, तो आप कहोगे पद्मावती के पति हैं राणा रतन सिंह जी। ठीक है, इन पे आपका क्या करता है? अटैक करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की गलत नजर पड़ गई थी पद्मावती पे, इस तरह का कुछ वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा अगर मैं बात करती हूं तो अबुल फजल ने क्या लिखा है? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है, अकबरनामा। चलो इसी बात पे कुछ और पुस्तकें मैं आपसे पूछ लेती हूँ। और वो पुस्तकें क्या? हाँ, अकबर, बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी विलेन था और खिलजी वंश का शासक था। ठीक है, अगर मैं बेटा आपसे यहाँ पर पूछने लगूं कि मुझे ये बताओ पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, मुझे ये बताओ कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं, मुझे ये बताओ कि आपका मालविका अग्निमित्रम को किसने लिखा है? मालविका अग्निमित्रम, इसको किसने लिखा है? मुझे ये बताओ कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र किसने लिखा है? मुझे ये बताओ कि, चलो पहले इतना तो आंसर करो फिर और बताती हूँ। मैम यहाँ पे विष्णु शर्मा आंसर होगा। बुद्ध चरित्र की जब हम बात करेंगे तो बेटा जी अश्वघोष आंसर होगा। मालविका अग्निमित्रम की बात करेंगे तो मैम कालिदास जी ने लिखा है। और प्रज्ञा पारमिता सूत्र की बात करेंगे तो नागार्जुन ने लिखा है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र की भी रचना की है। नागार्जुन को क्या कहते हैं? शून्यवाद का जनक कहा जाता है। उसके बाद बेटा अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछने लगूं कि आपकी रास तरंगिणी की रचना किसने की है? रास तरंगिणी की रचना करने वाला कौन है? अगर मैं पूछूं रामचरितमानस किसने लिखी है? ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि जय संहिता किसको कहा जाता है? जय संहिता किसे कहा जाता है? और जिसे कहा जाता है उसके लेखक भी बता देना। ठीक है, रामायण के लेखक कौन है ये भी बता देना। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखी है ये भी बता देना। तो ये सब ऐसे आपकी किताबें हैं जो कई कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। बाबर नामा किसने लिखा है? देखो, रास तरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है। रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास जी हैं। जय संहिता महाभारत को कहा जाता है और महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं। रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है। और बेटा अगर मैं बात करती हूँ बाबर नामा तो उसको बाबर ने लिखा है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये सब बेटा जी पूछा जाता है। ये बार बार ऐसे ही प्रश्न है, कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो मैं बड़े शानदार तरीके से मैंने साइमन कमीशन पढ़ाया था। तो अब मुझे ये बताओ कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? ठीक है, साइमन कमीशन भारत में बंबई कब आया था? ठीक है, और मुझे ये भी बताना कि इसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है, और ये भी बताना इसके लिए क्या नारा यूज किया गया था। ठीक है, इसके तहत किसकी हत्या हुई थी? किसकी हत्या इसका विरोध करते समय प्यारे बच्चे हो गई थी? तो ये सारे प्रश्न आपको पता होने चाहिए। मैम ये आपका डी आंसर होगा, 0। भारतीय नहीं थे इसीलिए तो इसका विरोध हुआ था। और इसमें जितने सदस्य थे वो 7 थे और सातों के सातों में अंग्रेज थे। इसका गठन 1927 में हुआ था और ये आपका बंबई में 3 फरवरी 1928 को आया था। अध्यक्ष का नाम जॉन साइमन था और इसीलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन था। नारा दिया था गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। हत्या किसकी हुई थी? तो मैम लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। बताओ कब हो गई थी? लाला लाजपत राय जी की मृत्यु कब हो गई थी? डेट बताओ जल्दी से। ठीक है, और इनकी मृत्यु का बदला किसने लिया था? भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी ने लिया था। मैम लाठी चार्ज में मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को। और 17 दिसंबर 1928 को इनकी मौत का बदला ले लिया गया था और उसको लाहौर षड्यंत्र केस का नाम दिया गया था। ये सब बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो आप देख रहे हो, इसका मतलब कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी जी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। वो व्यक्ति कौन थे? और ये भी आप जल्दी से मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ठीक है, कौन थे? तो आप कहोगे कि मैम वो राजकुमार शुक्ल जी थे। राजकुमार शुक्ल जी, इनकी मुलाकात गांधी जी से कहाँ हुई थी? बताइए, इनकी मुलाकात कहां पर हुई थी गांधी जी से? कहां? ये क्वेश्चन भी बेटा बनता है। और ये कौन थे राजकुमार शुक्ल? तो मैम चंपारण के किसान थे ये। और गांधी जी से इनकी मुलाकात, बिल्कुल सही जा रहे हो बच्चों, कि मैम इनकी मुलाकात हुई थी लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ सेशन जो कब हुआ था? तो ये हुआ था बेटा जी 1916 में। बताइए इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार है। ठीक है, और इसे प्यारे बच्चे लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो कि सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे, एक हो गए थे। इसी अधिवेशन में आपकी मुस्लिम लीग और आईएनसी एक हो गई थी। 3 काम यहाँ हुए थे। तो अध्यक्ष थे मैम अंबिका चरण मजूमदार जी। अंबिका चरण मजूमदार जी। अब बेटा जी चंपारण में क्या दिक्कत थी, हमें यह भी पता होना चाहिए। चलो आ जाओ, अब मुझे ये बताओ कि गांधी जी जब चंपारण गए थे तो चंपारण में क्या समस्या थी? क्या समस्या यहां पर थी? और चंपारण के बाद इन्हें चंपारण आंदोलन के बाद महात्मा की उपाधि किसने दी थी? के बाद इन्हें एक उपाधि दी गई थी और उपाधि थी बेटा जी महात्मा की। तो वो इन्हें किसने दी थी? और बेटा आप मुझे ये बताएंगे कि चंपारण ध्यान रखिएगा, चंपारण आपका हुआ था 1917 में। 1917 में, और ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी का बेटा यही था। ठीक है, तो आप कहोगे कि समस्या थी मैम 3/20 भाग पर नील की खेती होती थी। 3 कठिया पद्धति चल रही थी यहाँ पर। 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य थी। नील की खेती करना सभी किसानों के लिए क्या कर रखा था? अनिवार्य कर रखा था, जो कि बड़ी ही गलत बात थी मैम। लेकिन ये अपनी गलती को गलती मानते कहाँ थे अंग्रेज। उसके बाद में डैश आंदोलन की उपाधि बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और बेटा जी अगर मैं आपसे पूछूं, बताना गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया था? गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल, जिसे आप फास्टिंग या डेथ स्ट्राइक कहते हो,
तो पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग बेटा बताना कब और कहाँ किया था, कब किया था और कहां पर। बहुत बढ़िया मैम, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसके अंदर उन्होंने किया था पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग। ये क्वेश्चन भी बनता है बच्चे। अगर मैं आपसे बात करती हूं आगे तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु संविधान के अनुच्छेद 343 में निर्धारित की गई है। तो बेटा पूछा जा रहा है कि कितना होता है, बताइए कितना होता है, बताइए जल्दी से। तो बच्चा कह रहा है ए आंसर होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं बी होगा। बेटा 21 वर्ष इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका? 21 वर्ष बेटा जी। जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में नगर आपकी पंचायत होती हैं, ऐसे ही शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका होती है। नगर पालिका बताओ किस भाग में है, नगर पालिका से संबंधित अनुसूची बताओ, नगर पालिका के विषय बताओ, कितने विषय पर ये काम करती है, नगर पालिका कितने स्तर मतलब कितने लेवल पर होती है। और आप मुझे पहले इन प्रश्नों के उत्तर और बताइए, नगर पालिका किस आर्टिकल में आपकी है, और मुझे ये भी बताइए कि नगर पालिका के लिए कौन सा संशोधन किया गया था, और ये भी बताना कि संशोधन के समय पीएम कौन था। अब आपने आंसर देने शुरू कर दिए होंगे, जहां तक मैं उम्मीद करती हूं इतने शानदार बच्चे हैं इस क्लास के अंदर। 9 के ए में है मैम, शेड्यूल थी 12वीं अनुसूची, सब्जेक्ट हैं इसमें 18, स्तर हैं इसके 3। कौन कौन से स्तर हैं? एक है मैम यहाँ पर नगर पंचायत, ठीक है, जो कि आपके किस में बनती है? ऐसी जगह पर जो आपके गांव शहरों में परिवर्तित हो रहे होते हैं। और प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो दूसरी होती है आपकी नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद म्युनिसिपल काउंसिल जिसको कहते हैं, ये आपकी छोटे शहरों में। और एक होता है बेटा नगर निगम, ये आपका बड़े शहरों में जिसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। और इसके जो आर्टिकल हैं वो 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक हैं, ठीक है। और इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ था? बिल्कुल सही है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में। लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो 1993 में। पीएम कौन था इस समय पर? पीवी नरसिंह राव बेटा जी, इस समय पर आपके पीएम थे पीवी नरसिंह राव, वो इस समय पर आपके प्रधानमंत्री थे। ये भी क्वेश्चन बनता है। 25 वर्ष किस किस के लिए है? लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने की। 35 वर्ष बेटा प्रेसिडेंट बनने की है, वाइस प्रेसिडेंट बनी उपराष्ट्रपति बनने की है, और बेटा जी गवर्नर बनने की है। इन सब के लिए 35 वर्ष चाहिए। और 18 वर्ष मतदान की आयु है। 18 वर्ष किसकी है? मतदान की। अब नगर पालिका पूछ लिया है तो पंचायत भी पूछ सकता है। तो बेटा पंचायत का जो सदस्य होता है इसकी भी न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसके लिए भी न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज होती है आपकी 21। कितनी होती है बेटा? 21 ही होती है। अब बताओ पंचायत के लिए संशोधन बताइएगा कौन सा है, ठीक है, पीएम बताइएगा, ठीक है, किस सूची का विषय है ये भी बताना। आपकी नगर पालिका और पंचायत दोनों ही एक ही सूची के विषय हैं, तो कौन सी सूची का विषय है, इसके लिए कौन सी अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी, इसके लिए कितने विषय हैं, ये संविधान के किस भाग में है, और संविधान के किस आर्टिकल से इसकी शुरुआत होती है, और बेटा पंचायत जो है ये कितने स्तर पर होती है, ठीक है, इसके भी स्तर आपको बताने हैं। तो अगर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर पता है, संशोधन 73वां था, 1992 लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993, इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। पीएम थे सेम पीवी नरसिंह राव, इस टाइम पे पीएम थे, ठीक है। और पंचायत और नगर पालिका दोनों किस सूची का विषय है? राज्य सूची। अनुसूची कौन सी है? 11वीं। विषय कितने हैं? 29। भाग कौन सा है? 9।
आर्टिकल 243 से 243 के ओ तक हैं। स्तर कितने हैं? 3 हैं। ग्राम स्तर पर, प्रखंड या ब्लॉक स्तर कहते हैं इसको, प्रखंड या ब्लॉक। और बेटा जी आपका लास्ट होता है जिला स्तर पर, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल और ब्लॉक लेवल पर आपके पंचायत का गठन होता है। 3 टायर्स। अब लास्ट क्वेश्चन बता दो, त्रिस्तरीय पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? बताइए, बताइए जल्दी से। जिसके दिमाग में खिचड़ी बन रही है वो उसके ही दिमाग में बन रही है जिसने रिवीजन नहीं किया, क्योंकि जिसके दिमाग में नहीं बन रही वो तो आराम से पढ़ रहा है बैठ के, ठीक है। और ये खिचड़ी वाला कमेंट करने वाले वो बच्चे हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं। बलवंत राय मेहता ने किया था। भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? अगला क्वेश्चन बताइए। रिवीजन का मतलब ही ये होता है कि जो पूछा जाए वो आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ी कि मैं वो कराऊंगी जो क्वेश्चन में है, बस क्वेश्चन टिक कराने के लिए थोड़ी आई हूं मैं। क्वेश्चन टिक करने का काम आप खुद से भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आंसर आ रहा है मैम डी हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं डी हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आंसर आ रहा है डी 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 कि मैम लोकटक झील मणिपुर, बिल्कुल सही है बेटा। और इसी लोकटक झील पर आपका ये बना था। अब बात करते हैं कि इसका जो निर्माण है, ठीक है, जैसे पहले 1 मिनट में लोकटक झील के बारे में बात कर लेती हूँ। लोकटक झील लिखना, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत में यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मीठे पानी की झील है बेटा, ये मीठे पानी की झील यानी स्वीट वाटर लेक है। और इसी झील पर बेटा मणिपुर में क्या बना है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये भी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कैसा पार्क है? ये फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये बेटा जो स्कूल बनाया गया वो इसलिए बनाया गया है कि जो बच्चे वहां पे स्कूल नहीं जा पाते वो इस स्कूल के अंदर पढ़ सकें। और इसका जो उद्घाटन किया गया है बेटा वो किया गया था फरवरी 2017 में, इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण ये आपको ध्यान रखना है। और जाहिर सी बात है कि मणिपुर की लोकटक झील पे तो मतलब तैरता हुआ है। अब हम बात करते हैं डल झील, जो आपकी क्या है? भारत में मीठे पानी की झील है। भारत में मीठे पानी की झील है, ठीक है। सबसे बड़ी झील भारत में मीठे पानी की यही है। नैनी झील या ये कहाँ पे? नैनीताल के आपको नैनीताल में देखने के लिए मिलेगी। और इसके पास में नैना देवी का मंदिर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और अब इसी बात पे बता दो कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बहुत बढ़िया, चिल्का झील, ठीक है। और आपका देखेंगे बेटा सांबर नहीं होगा, सांबर झील होगा जब मैं पूछूंगी कि भारत में खारे पानी की अंतः स्थलीय सबसे बड़ी झील कौन सी है, अंतः स्थलीय, तब आप आंसर करोगे सांबर झील, वरना चिल्का झील बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज का एक उदाहरण है? बताइए जल्दी से, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चा कह रहा है यहां पर आंसर बी होगा मैम, प्राइमरी स्टोरेज। नहीं बेटा, आंसर होगा सेकेंडरी स्टोरेज। द्वितीयक स्टोरेज है आपका ये। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? तो बेटा जी ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? बैकअप को बचाने के लिए, बैकअप को बचाने के लिए इसका यूज होता है, बचाने के लिए उपयोग, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बैकअप को बचाने के लिए उपयोग होता है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो डेटा है वो एक स्थान से, जो डेटा होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा या प्रोग्राम की फाइल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। डाटा या प्रोग्राम की फाइल में ट्रांसफर, इसके लिए इसका यूज किया जाता है,
ठीक है, तो डी आंसर होगा यहां पर। और बेटा अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है इसका, एग्जाम्पल लिखेगा हार्ड डिस्क, एग्जाम्पल लिखेगा फ्लॉपी डिस्क, ये इसके एग्जाम्पल हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट, पंपास, स्टेपिस, सवाना और प्रेरीज सभी प्रसिद्ध देश के नाम हैं। तो भैया ये क्या हैं, बताइए जल्दी से, क्या होते हैं बेटा यहाँ पे। एक मिनट एक मिनट, मैंने ना एक चीज आपको जल्दी जल्दी में अभी बताती हूँ, पहले इसका आंसर बताओ। घास के मैदान, घास के मैदान कहां पर है आपके, डी में है। ठीक है, घास के मैदान है, आंसर होगा आपका डी। अब देखो घास के मैदान की मैंने आपको ये देखो यहाँ पे एक लिस्टिंग दे दी है, जैसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, सवाना पूर्वी अफ्रीका में, कंपोज ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में, शीतोष्ण कटिबंधीय पंपास अर्जेंटीना, प्रेरी उत्तर अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी मध्य एशिया और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ये आपको मैंने एक जगह पर लिखकर भेज दिया है बेटा, एक मेरे से ना मिस्टेक हो गई है, अभी एक बार आप उसको देख लें जरा, वो अभी के अभी मेरे दिमाग में आ गई है, उसको मैं जैसे मैंने बताया ना कि डल झील, ये आपका एक्चुअली डल झील है तो श्रीनगर में, उसे श्रीनगर का गहना कहते हैं, लेकिन जो पॉइंट मैंने बोला था वो वुलर झील का है। वुलर झील क्या है, भारत में मीठे पानी की झील, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की। और जो डल झील है ये बेटा जी आपकी श्रीनगर में है, और इसे क्या कहते हैं, श्रीनगर का गहना। ये ठीक कर लेना बस, ये मेरे से गलती से हो गया, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। तो वुलर झील होती है वो, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध जो है वो आपका इनमें से किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बताइए जल्दी से बेटा, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया है। और बेटा जी ये आपका अमेरिका की टेनेसी घाटी नदी परियोजना के आधार पर डेवलप की गई परियोजना थी। तो आप लोगों ने सही आंसर दिया है कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब ये बात करते हैं किसके आधार पर बनाई गई थी, तो बेटा अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर, आधार पर 1948 में प्रारंभ की गई थी, में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और इस परियोजना के संचालन के लिए, इस परियोजना के संचालन के लिए दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है, इस परियोजना के संचालन के लिए दामोदर नदी घाटी दामोदर नदी घाटी निगम, परियोजना क्यों लिख दिया मैंने दोबारा, निगम की स्थापना की गई, निगम की स्थापना बेटा की गई, आप खुद लगा लेना। ठीक है, तो ये आपकी दामोदर नदी के बारे में यहां पर बांध है। अब दामोदर नदी पर कौन कौन से बांध हैं, जैसे तिलैया बांध आपका दामोदर नदी पर ही देखने के लिए मिलता है, आपका कोनार बांध, मेथान बांध, कोनार बांध, मेथान बांध, ये सब किस पे हैं, दामोदर नदी पे हैं। ठीक है, और बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूँ गंगा नदी पे फरक्का, कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर, अगर मैं आपसे प्यारे बच्चे एक और बात यहाँ पे बोलूं,
ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पर एक और चीज बोलूं, 1 मिनट, ठीक है उत्तम, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ठीक है, तो आपको मैं अगर बोलूं तो ये आपका क्या है, तो आप कहोगे कि मैम आपका ये, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे हाँ एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दामोदर नदी का उद्गम बताओ मुझे जल्दी से, दामोदर नदी का उद्गम। तिलैया बांध किस नदी पर है? ठीक है, उद्गम आपने बताया, मैंने आपको पूछा कि तिलैया बांध किस नदी पर है, सॉरी दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, और एक बच्चा कह रहा है कि मैम तिलैया बांध किस नदी पर है, ये बताओ ठीक से। तो बेटा देखो, नदी का उद्गम तो होता है छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, इतना तो आप लोगों ने सही बोला, लेकिन आपने बोला है, बच्चा बोल रहा है कि मैम तिलैया बांध कहाँ पर है, तो बेटा दामोदर नदी पर अगर मैंने लिखा है तो आप सबने बोला मैम गलत लिखा है। अब आप बोल रहे हो कि बराकर नदी पे है, लेकिन बेटा दामोदर की सहायक कौन सी नदी है? बराकर नदी दामोदर की ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो इसमें गलत क्या है? अगर वो ट्रिब्यूटरी रिवर है तो उस पर भी तो हो सकता है ना। ठीक है, हाँ बेटा, कंफर्म करने के लिए तो पूछना पड़ेगा ना। आपने बोला आपने गलत लिखवा दिया, गलत लिखवा दिया, तो मैंने बोला कि नहीं गलत नहीं है, मैं चेक करती हूँ उसको, तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप ले बोल रहे हो बराकर पे है, तो बराकर इसकी सहायक नदी और ट्रिब्यूटरी रिवर पर भी हम लिख सकते हैं, चेक तो मुझे करना पड़ेगा बेटा, चेक किया है मैंने आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुझे लगा मुझसे गलती है। ठीक है, अगर बेटा आपका ऑप्शन में बराकर नदी नहीं होगा, दामोदर होगा, तो यही लगाना पड़ेगा ना। तो चेक किया है मैंने इसको, सही है, मैंने सही किया है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, मॉडम डैश से जुड़ा होता है, बताइए, माउस से, मदरबोर्ड से, फोन लाइन से, या मॉनिटर से? मॉडम एक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट होता है, किससे? तो बच्चा बोल रहा है मॉनिटर से, लेकिन कुछ बच्चों ने सही बोला है कि नहीं मैम ये फोन लाइन से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है बेटा जी? फोन लाइन से कनेक्ट होता है। मॉडम एक डिवाइस है और ये क्या करता है? कंप्यूटर के डाटा, ये क्या करता है? कंप्यूटर को डाटा संचालित करने में सक्षम बनाता है। सक्षम मतलब कैपेबल, तथा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में, एक मिनट, तथा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, परिवर्तित मतलब चेंज, ये इसका काम होता है। डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में करता है, और टेलीफोन के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? गयासुद्दीन बलबन, आप टाइम बताओ। बलबन की जब मैं बात करती हूं तो ये इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम।
ठीक है। और ये आपका प्यारे बच्चे जो बलबन है ये गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का शासक। और बच्चे 1286 से 1287 तक था। ठीक है। इसने क्या किया था, इसने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा चलाई थी। सिजदा एवं पैबोस यानी कि जब कोई मेरे दरबार में आएगा तो सर को झुकाकर और आपका पैरों के बल बैठकर सर को झुकाकर और आकर मेरे पैरों को चूमेगा। ठीक है, जैसे भगवान के पैरों को चूमते हैं। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। किसके लिए? मेवातियों के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। इसने और क्या किया था बेटा, इसने आपका क्या कहते हैं तुर्क ए चहलगानी जो इल्तुतमिश ने बनाया था, 40 सरदारों का समूह था ये, इसको बेटा इसने समाप्त कर दिया था, इसको इसने खत्म कर दिया था। ठीक है। और इसने एक और काम किया था कि जो बलबन था इसने नवरोज उत्सव की शुरुआत की थी। नवरोज उत्सव की शुरुआत इसी के समय पर हुई थी। और नवरोज क्या है बेटा, तो आप कहोगे कि मैम नवरोज जो है ये एक पारसी फेस्टिवल है, एक पारसी त्योहार है, इसकी शुरुआत इसी के समय पर हुई थी। ये सब बलबन के समय की बातें हैं। और बलबन का संबंध आपको मैं बता दूं कि जो बलबन था वो गुलाम वंश का 9वां शासक था। 9th नंबर पे ये आपका आता था अगला क्वेश्चन। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है डैश। ये कहां पर कहा गया है? मूल अधिकार, विधिक अधिकार, सेना का कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य? आंसर आ गया डी। चलो अब आपको और प्रश्न जो पूछे जाते हैं, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ठीक है किस संशोधन द्वारा और कब जोड़ा गया है? किसकी सिफारिश पर इनको जोड़ा गया है? और बेटा जी एक क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से इनको हमने लिया है? ठीक है, आपके 1976 में कितने कर्तव्य थे, कितने कर्तव्य थे? और बेटा जी वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं, वर्तमान में कितने हैं? 11वां कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ये सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और बेटा आपको एक और चीज बता दूं मौलिक कर्तव्य के बारे में, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। और क्यों सुनना है ध्यान से? क्योंकि अभी अभी आरपीएफ का एग्जाम हुआ था और उसने ये सब बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा। उसने पता है क्या पूछ लिया? उसने पूछा बताओ पहला आपका कर्तव्य कौन सा है, उसने ये पूछा। उसने पूछ लिया कि 5वां कर्तव्य जो आपका दिया गया है वो किस आर्टिकल में है। तो 51 का ए, 51 का बी, 51 का ऐसे याद करके जाना, क्योंकि ये अब एक ट्रेंड बना दिया है आरआरबी ने। और ध्यान रखना कि आरपीएफ में ये पूछा गया इसलिए तुम्हें बता दिया, अवेयर कर दिया है। इसके बाद तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारी गलती है। पार्ट 4 के ए में है, आर्टिकल 51 के ए में है, संशोधन 42वां 1976 में सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। और बेटा जब ये आपके जुड़े थे, जब ये आपके जोड़े गए थे तो उस समय पर आपकी पीएम थी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी थी। और ये कहां से लिए गए हैं? तो आप कहोगे रशिया से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? रशिया से। 1976 में कितने थे? केवल 10 छोड़े गए थे। वर्तमान में 11। 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002। ये बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसको पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। 8:30 से मेरी भी क्लास है, आप ही की नहीं है। ठीक है। हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूं कि हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, बताइए जल्दी से। ठीक है, आंसर आना शुरू हो गया है। मैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कब कराया था? 1591 में। और बेटा ये किस नदी पर है? मूसी नदी। मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है, जल्दी से बता दो। मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है?
और बेटा जी इसका निर्माण किसकी तरह हुआ है? इसका निर्माण हुआ है बिल्कुल मस्जिद की तरह दिखता है, ये मस्जिद की तरह, ठीक है, देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है। और एक और पॉइंट में कृष्णा की, वेरी गुड, और एक और पॉइंट बता दूं, ये भारतीय एवं इस्लामिक, यह है भारतीय एवं इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण है, इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आ जाइए आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आप बता दो बेटा। आयोजित हुआ था 3 जून 1992 को। और ये कब से कब तक चला था? तो मैम ये चला था फिर 14 जून 1992 तक, 14 जून 1992 तक बेटा जी ये चला था। और आपको बता दूं कि कहां पर हुआ था, तो ब्राजील के शहर में हुआ था। और ब्राजील का वो शहर कौन सा है? रियो डी जेनेरियो। अगर आपने बी आंसर दिया है तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कितने लोगों ने भाग लिया था? 108 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था, 108 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा जी इसे क्या कहते हैं? इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन को। इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाइए, रुक जाइए, टाटा मत कहिए, टाटा कहने की बड़ी जल्दी है। होमवर्क आपका ये है, कल यहीं से शुरू करूंगी बेटा क्लास, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। बाकी की चीज़ें करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि मेरी भी 5 मिनट बाद नेक्स्ट क्लास है। और आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। हाँ, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे, सॉरी गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।